इस देश में दो तंबू तान दिए गए हैं, एक राष्ट्र का और एक धर्म का। जब भी इस देश का कोई नागरिक अपने नागरिक हक के लिए सवाल करता है तो राष्ट्र का तंबू खतरे में आ जाता है, और जब भी इस देश के दलित पिछड़े अपने सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हैं तो धर्म खतरे में आ जाता है। इसलिए इन फर्जी तंबुओं को यह बात कहने की जरूरत है कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने, इस देश के कमेरा लोगों ने, इस देश के मेहनतकश लोगों ने, संविधान में यकीन रखने वालों ने इस देश में समानता की लड़ाई लड़ी, और समता और न्याय जब तक नहीं होगा ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। आज JNU-SU का शायद 7वां दिन, 6वां दिन है। आपको जो बैज ऑफ ऑनर मिला है उसमें आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, और जब से ये बातचीत हमने देखी सुनी, JNU-TA की तरफ से जब आपने कहा ना कि उसको सुनना मुश्किल था, तो हमने भी उसकी पूरी पर्ची बनाई कि एक एक लाइन कैसे सुना जाए और उसका क्या क्या जवाब दिया जाए। कुछ बातें तो पहले हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें और हम उसमें जोड़ेंगे। लेकिन JNU-SU ने जो अभी अपने वाइस चांसलर का काला चिट्ठा खोला है, मुझे अपना विश्वविद्यालय DU याद आ रहा है कि काश वहां भी ऐसा एक JNU-SU होता तो आपके वाइस चांसलर से कहीं ज्यादा बड़ा घूसखोर और भ्रष्टाचारी DU का वाइस चांसलर निकलेगा। इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो आपके यहाँ 5000 हुए नहीं। 5000 गमले रखवा करके कोई कितना कमा लेगा? 5000 अपॉइंटमेंट से बहुत कुछ हो सकता है। वो 47 तक विकसित भारत बन सकता है। शायद इसीलिए JNU चुभता है, क्योंकि JNU में चाहे वो शिक्षक संघ हो या छात्र संघ, वो अब भी विश्वविद्यालय का मतलब क्या है इस मतलब को बचाए हुए है और उसके लिए लड़ रहा है। इसी पर आपके ऊपर हमला हो रहा है कि आप लड़ न पाए। विश्वविद्यालय इसके लिए नहीं होते कि जो वाइस चांसलर आ गए और उन्होंने जिसकी कृपा से वाइस चांसलरी पाई, वो जो फरमान निकाले वही सच है। JNU ने इस देश को समझाया, और अभी संदीप भाई ने वो इतिहास बताया, और हम सब जानते हैं कि जब जब लोकतंत्र पर, संविधान पर या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ तो विश्वविद्यालयों ने देश को बताया कि सवाल करना जरूरी है, प्रतिरोध जरूरी है। और उसमें जब बाकी विश्वविद्यालय हार रहे थे, मैं जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल के आया हूं, एक जमाने में उसका भी इतिहास है कि ऐसे ही तानाशाह जब दिल्ली की सरकार पर बैठे थे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने उनको काला झंडा दिखाया और कैंपस में घुसने नहीं दिया था। और वो JNU के साथ भी वो हिस्सा जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो विश्वविद्यालय बहुत बर्बाद हो चुके हैं। और इसलिए JNU को एक नजीर की तरह होना था, और उसको नजीर न बन सके कि विश्वविद्यालय कैसे हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर कई तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। और मेरा मानना है, शुरुआत में ही ये बात मैं अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूं, कि अगर इस बार इस तरह के हमलों को आप रोक नहीं पाए तो फिर अगली बार तो इसी तरह से विद्यार्थी और शिक्षक को आपके पैरेलल, आपके विरोध में खड़ा कर दिया जाएगा। और अभी भी विरोध में वो होंगे, लेकिन अभी वो चुप होंगे। इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और उस बड़ी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। भले ही हम अभी भी DU से बाहर हैं, लड़ने वाले लोगों को यही उनके साथ तमगा जो मिलता है वो तमगा लेकर के खड़े हैं। लेकिन अभी जो मैं पॉडकास्ट पर बात करूंगा, जो आपके वाइस चांसलर का अद्भुत पॉडकास्ट है, उसे देखते हुए मुझे एक पॉडकास्ट याद आया, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा है कि नहीं। उसमें एक मोहतरमा है, वो एक साधु भेषधारी मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति का इंटरव्यू पॉडकास्ट में ले रही हैं। तो उस इंटरव्यू में वो बोलता है कि सूरज के पीछे भी एक धरती है, और मैं 3-4 बार वहां जा चुका हूं। तो उस पॉडकास्ट में महिला ने पूछा कि वहां किसकी पूजा करते हैं लोग? तो उसने कहा कि चूंकि बहुत लंबा सफर था, जाने में बीच में कई जगह एलियन मिले, वहां मैं बहुत देर तक नहीं रह पाया कि उनके कल्चर को समझ पाऊं,
अगली बार जाऊंगा तो पता लगा के आऊंगा कि वहां किसकी पूजा करते हैं। उससे बेहतर पॉडकास्ट तो ये कतई नहीं है, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उसमें तो फिर भी एक चीज मिल गई है, नासा हो सकता है इस बात को खोजेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूरज के पीछे जो दूसरी धरती है वहां भी संस्कृत ही बोली जाती होगी। मेरे ही कॉलेज में एक विद्वान आया था, उसने कहा कि नासा संस्कृत पर शोध कर रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में यही चलती है। पता नहीं जेएनयू वाले उस शोध तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने पॉडकास्ट जो शुरू किया तो सबसे शुरुआत में उनकी चिंता क्या थी? टैक्स पेयर के पैसे से सस्ती शिक्षा मिलती है, सुना होगा आपने। और टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता देश के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को नहीं है, क्योंकि सबसे सस्ती शिक्षा आपको मिलती है। और उस शिक्षा को पाने के बाद आप सवाल करते हैं। उन्होंने 3-4 बार शुरू में ही टैक्स पेयर का वो दोहराया। इसका एक मैसेज तो ये है कि फीस महंगी करने की पॉलिसी वो बनवा चुके हैं। इसीलिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन चुका है। हमने उसको कहा कि वो विकसित भारत नहीं, अनपढ़ भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन रहा है, क्योंकि वो इतना महंगा, उसमें कोई फंडिंग की जरूरत ही नहीं है। यूजीसी ग्रांट देती थी, वहां कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। तो शिक्षा को बेचने के लिए उन्होंने जो काम किया है, और चुनाव के बारे में उन्होंने इसमें बोला है, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा, उनको इस बात की पीड़ा थी कि एबीवीपी हार गया चुनाव, और लेफ्ट के सारे लोग, उन्होंने तो कहा 17 लोग अलायंस में थे, ऐसा कुछ है क्या? और है ना, उन्होंने बहुत चिंता थी वाइस चांसलर को, हालांकि बहुत तटस्थ और निष्पक्ष हैं, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है कि लेफ्ट यूनिटी बनाकर जीत गया, और उसमें वो पिज्जा खिलाने की भी बात कर रही हैं। सुना आपने? मैं इस बात को देख करके हैरान था। ये सब तो हमारे डीयू में होता है, और जेएनयू में इस तरह से चुनाव हुआ, उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा है कि लेफ्ट हार गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बधाई देना शुरू करती हैं। अभी आपने कहा ना कि कमलवत चरणों की बात, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी है। पहले एक समय है, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो एक बार वो लॉन में टहल रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी गए, जो हम लोग की तरफ एक सामंती सोच में बताया जाता है कि संस्कार यही होता है कि आप पैर छुओ। हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक प्रोफेसर था, उसने बताया कि पैर छूने की बात क्यों कही जाती है पता है? क्योंकि पूरे दिन जब शरीर सक्रिय रहता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही होती है। तो जब कोई व्यक्ति उसे हाथ से छूता है और माथे पर लगाता है तो उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है। एआई तब तक इतना डेवलप ही नहीं हुआ था जितना यहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, और ये आप विश्वविद्यालय में बता रहे हो। मुझे याद आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की याद आती है कि जब उनका पैर छुआ किसी विद्यार्थी ने दौड़ करके, तो उन्होंने उससे रोक कर पूछा कि क्यों पैर छुआ? तो कहे आप गुरु हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी देखो वहां है, सारा ज्ञान यहां है, यहां केवल धूल लगी है जिससे तुम भी गंदे हो जाओगे। हमने उस विश्वविद्यालय के इतिहास को भी सुना कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आंदोलन करता था, तो एक वाइस चांसलर ऐसे थे कि जब वाइस चांसलर वाला काम खत्म हुआ तो आके दरी पर बैठे, तो शिक्षकों ने कहा कि हम आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आप हमारे साथ आंदोलन में बैठ गए। तो कहे आप हमारे खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी तो एक शिक्षक हूं, उस कुर्सी के खिलाफ कर रहे हो जिससे आपकी असहमति। तब के वाइस चांसलर को इस बात का फर्क पता था कि उस पद पर हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन वो शिक्षकों के साथ खड़ा था। आज वाइस चांसलर को इस बात की पीड़ा है कि दिल्ली, ये आपके जेएनयू में उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किए हैं, अभी ठीक कहा जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट ने कि उन्होंने ऐसे अपॉइंटमेंट किए हैं जिनकी क्लास लेने के लिए अटेंडेंस कंपलसरी करना पड़ता है। और हमने अपनी किताब में भी एक अपॉइंटमेंट का चर्चा किया है। पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू में जब इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि बताओ मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर है, तो सामने जवाब है वही 19-20 का। तो वो जब पढ़ाने जाएगा तो क्या करेगा? और तब मैं निकाला नहीं गया था अपने कॉलेज से, हमारे प्रिंसिपल को जाकर के एक प्रोफेसर ने बोला, उन्होंने कहा कि क्लास क्यों नहीं लेते? तो कहे कि पैसा देकर के नौकरी पाए हैं, क्लास भी लेंगे क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे ऊपर भी तो मुकदमा करो, ताकि जांच तो हो। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन जरा अपॉइंटमेंट तुमने जो किया है उसकी जांच करा लो, हम यहां तुमसे कहने आए। कितनों ने घर खरीदे, कितनों ने फ्लैट खरीदा, और कितनों ने अपने बेटे बेटियों को वहां पर अपॉइंटमेंट दिलवा दिया। ये सारे लोग जब भी ऐसा पॉडकास्ट देंगे, ऐसा एक घटिया लेक्चर देंगे जिसमें संस्कृति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाएगा।
अभी तो हमारे जनुटा के साथी ने वो बात बोल दी, मैंने नोट किया था सर। एक ही वाक्य में बोला गया, मुझसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं हो सकता। और वो वाक्य जहां खत्म हो रहा था वहां वो कह रही हैं कि मैं जब फैसला लेती हूं तो किसी की भी नहीं सुनती। यही है आयरनी इस देश की। इस समय चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ऐसे ही अंतर्विरोधों से देश चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, और उसके बाद पॉलिसी हिंदू हृदय सम्राट। एक यूजीसी बिल आने के बाद तेली बन गया, इससे ज्यादा और क्या आप सुनेंगे? भाई जातिवाद का इससे नंगा नाच क्या होगा? और आप आज तक आहत नहीं हुए, जो हर बात पे आहत हो जाते थे कि प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध हो सकता है, और प्रधानमंत्री को जाति की गाली देना, किसको गाली देना है? और तो और आपके यहां को नारे को बदनाम करते हैं। वाइस चांसलर को भी आपकी चिंता है कि 10 साल जेएनयू की इमेज ठीक नहीं थी बाहर, कि नारे बड़े अजीब लगते थे। नारे लगाने वाले कौन जेल में पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की कब्र खोदने का नारा लगा और कोई जेल में नहीं है। मेरी भावना इस बात से आहत हुई है और मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। एक तो प्रधानमंत्री जी जब सनातनी हिंदू हैं तो कब्र क्यों खोद रहे हो? मुझे तो इस बात से भी पीड़ा है। लेकिन खैर, लौटते हैं उस पॉडकास्ट पर जो हिस्टोरिकल है, और आने वाले दिनों में अगर जेएनयू बचा रहा तो एक सेंटर तो ऐसा जरूर खोलना कि ऐसे पॉडकास्ट का भी एक बार थीसिस बनकर कोई इसका एक्सप्लेन करे कि इसका मतलब क्या है। सुनिए आगे वो क्या कहते हैं। राइट विंग में इंटेलेक्चुअल डेवलप करने के लिए उनको पीड़ा है कि लेफ्ट विंग इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल है। कौन कहता है राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल नहीं है? हम कहते हैं कि राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल है। नाली के गैस से चाय लेफ्ट विंग का तो कोई नहीं बना पाया आज तक, और आप कह रहे हो इंटेलेक्चुअल नहीं है? भाई बादल आने पे बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, नासा भी नहीं पकड़ पाया था कि रडार भी फेल हो जाता है। अब भाई इंटेलेक्चुअल की पीड़ा उनको है। वो अपने पॉडकास्ट में आगे कहती हैं, वो जो चिंता अभी जेएनयू प्रेसिडेंट ने कह दिया। मैं तो देखिए हिंदी का विद्यार्थी हूं, प्रोफेसर तो अब रहा नहीं। प्रोफेसर तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि वो सब भी कैसे प्रोफेसर, आप डीयू में जाकर पूछ लिए। एक नारा क्या लगा दिया ब्राह्मणवाद का। जितेंद्र मीणा के कॉलेज में घुस करके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और जितेंद्र मीणा मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। ये हाल है। हमने जितेंद्र से कहा कि आज के भाषण में और ऐसा कुछ धारदार बोलना, क्योंकि जो नारा है वो देश को दिखा रहा है कि ऐसे लोग कैंपस में भर गए हैं। और बहुत अच्छा एक साथी ने कहा, ब्राह्मणवाद से संघर्ष करके जिसको आजादी मिली वही उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इससे देश को बचाने के लिए जितेंद्र मीणा पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। उन्होंने इस तरह की पीड़ा जब व्यक्त की कि आज भी वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहा जाता है। कुलपति में पति का शब्द का अर्थ बहुत गलत है। काश कि वो भाषा विज्ञान या थोड़ा व्याकरण पढ़ी होती। कुछ शब्द हमारे यहां जेंडर न्यूट्रल माने जाते हैं। राष्ट्रपति का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने में राष्ट्रपत्नी नहीं चलता है, ये जेंडर न्यूट्रल शब्द है। और आपको लगा कि नहीं कुलपति नहीं चलेगा तो कुलगुरु चलेगा, तो गुरु भी तो पुल्लिंग शब्द है। ये आप सोचिए ना, इतना गहराई से वो कभी गई नहीं होंगी, क्योंकि वो आई हैं जहां से, आरएसएस से। वो असली विक्टिमहुड है और उसमें कहां ये सिखाया जाता है कि इतनी गहराई से आप इन चीजों को समझें। कुलपति कहलाने पे पीड़ा होती है। और आगे सुनिए एक एक करके पॉइंट वाइज, क्योंकि भाई देखिए आप प्रधानमंत्री होते तो बिना फैक्ट और बिना आंकड़ों के बात कर सकते हैं। हमने पूरा इंटरव्यू सुना, और एक बार नहीं 2 बार सुना है सर। भले ही उस बीच में मेरे ऊपर क्या गुजरी, लेकिन इंटरव्यू हमने पूरा सुना। जब देश में इतना अच्छा प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं तो वाइस चांसलर तो अभी भी उनसे कुछ डिग्री नीचे ही है। भाई हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपने उसमें क्या कहा, आरएसएस ने कल्चरल प्राइड दिया है। उन्होंने अपने इस बातचीत में कहा, किसको दिया है? किसको दिया है कल्चरल प्राइड? आप इसी इंटरव्यू में आगे जाके कह रहे हैं कि विक्टिमहुड, आप इस शब्द को बयां कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहां एक पीछे पोस्टर लगा हुआ है बापसा का, और वहां पर जिसकी तस्वीर लगी है कि स्तन ढकने के लिए भी मनाही थी। कोई जाकर रोया नहीं, उसने विद्रोह किया था ताकि उनके भी तन पर लिबास आए, और तुम उन्हें शर्मिंदा करते हो। इस बात की हम कड़ी मजम्मत यहां से करना चाहते हैं। इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने और इस देश के आदिवासियों ने कभी भी अपने खिलाफ भेदभाव पर रोना नहीं रोया।
उन्होंने संघर्ष किया है। उस संघर्ष का नाम अगर तथागत बुद्ध है तो उसी संघर्ष से कबीर पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह पैदा हुए। और कभी देखना ज्योतिबा फूले जब भी कुर्सी पर बैठी, उनकी तस्वीर है तो पैर पर पैर रख करके बैठी हुई है। उन्होंने कभी बेचारगी से अपनी बात नहीं की। जिस दौर में इस देश में जंगे आजादी के लिए यह कहा जाता था कि जिस देश में बहुत सारे लोग नंगे बदन घूमते हैं, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, उस देश में वंचितों शोषितों का एक नायक सूट बूट पहन करके अपने लोगों को मैसेज दे रहा था कि हम भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। उसने कभी बेचारगी से अपनी लड़ाई लड़ी ही नहीं। तुम्हें इतिहास ही नहीं पता तो तुम विक्टिमहुड का बात बता रहे हो। तो आपने पढ़ा ही नहीं इस चीज को, और इसलिए आप ये कहते हो कि रोना रोते हैं। कौन रोना रोया आपके सामने? किसने जाकर के वहां पर आपसे कहा कि आप हमें कुछ दे दो? आज इस देश को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो इस बहुजन आंदोलन ने पढ़ाया है, सोशलिस्ट मूवमेंट ने पढ़ाया है और संविधान ने पढ़ाया है। इस बात का एहसान इन्हें मानना चाहिए। अगर यह सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो यह ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा जो आज अभी टेस्ट के रूप में लग रहा है, वो कुछ दिन पहले गांव गांव में लगा करता था। उससे तो आपके इस देश को बराबरी का देश बनाया है, और इसलिए आप उसको चप्पल पहनकर चलने नहीं देते थे, साइकिल पर बैठकर जाने नहीं देते थे, तालाब में पानी जानवर पी सकता था उसके लिए महान आंदोलन किया। और तुम्हारे फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता है वो यूट्यूबर बनकर के भीड़ में घुस करके कहता है आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे हो। यह है तुम्हारा प्रोडक्ट, जिसे पता ही नहीं। वो खुद महिला है तो कल कोई महिलाओं के लिए जो जितने कानून बने हैं वो सारे लोग कहने लगे आप कैसे शोषित पीड़ित नहीं हुई। ये तो अपमान करना हुआ। और इस फैक्ट्री ने यही प्रोडक्ट पैदा किए, और इसलिए वो विक्टिमहुड की बात कर रहे हैं कि रोना रोया। ब्लैक्स की बात करते हो, ब्लैक्स ने भी रोना रोया क्या? अमेरिका के इतिहास भी नहीं पता, और गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की पढ़नी चाहिए। उन्होंने भी उसमें ब्लैक्स को याद किया है, और उससे ज्यादा समर्पित किसने किया? व्हाइट्स को। कि जब ब्लैक्स वहां आंदोलन कर रहे थे तो वहां के व्हाइट्स ये नहीं कह रहे थे कि हम तो थोड़ा ही शोषण कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्यों आप नारा लगा रहे हैं, आप ब्राह्मणवाद क्यों कह रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ये कोविड आया था, आप गूगल करके देखिएगा, घुटना दबा करके जिस ब्लैक को एक पुलिस वाले ने मारा था, पूरे अमेरिका में आंदोलन हुआ। और उस समय की गूगल की तस्वीर आपके सामने होगी। घुटने पर बैठ करके व्हाइट्स ने अपने पुरखों की गलती की माफी मांगी थी। इस देश के ब्राह्मणवादियों ने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं मानी, इसलिए इस देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ। जहां बीमारी थी वहां इलाज ही नहीं हुआ, और आज आप जिन लोगों ने इलाज किया आप उनको कहते हो कि बीमारी बढ़ाने वाले। आज भी डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने कबूल नहीं किया, और इसी इंटरव्यू में उनको सावरकर की याद आती है। हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल ढंग से वो देना चाह रही थी, वो सावरकर और आरएसएस में भी अंतर बता रही थी। अगर आपने सुना होगा तो देखा होगा कि वो नॉनवेज खाते थे कि नहीं पता नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, भावना हाथ हो जाए तो। क्या खाते थे? अच्छा, मैं नहीं जानता, ये आप लोग बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शाखा नहीं गए, और ये वाइस चांसलर को पता ही नहीं। उनकी एक कामयाबी उन्होंने नहीं बताई कि वो कुछ भी नहीं किए हों, लेकिन माफी मांगने के पहले बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घूमा करते थे। अगर जेएनयू को आप नहीं बचा पाओगे तो वही बुलबुल वाला चैप्टर अगली बार सिलेबस में ऐड हो जाएगा। एक मगरमच्छ तालाब से निकाल के ले आने वाला और एक बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घूमने वाला। इसलिए जेएनयू पर हमला हो रहा है क्योंकि एकेडमिक सेंस खत्म कर दिया जाए। आप इसलिए इस पर क्या क्या कह रहे हो? आरएसएस ने कल्चरल प्राइड दिया, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र को याद करती है, सुना होगा आपने। और हम कह रहे हैं महाराष्ट्र को जब याद कर रही थी तो उनको फूले नजर नहीं आए। खुद कहां से हैं? उनका नाम है शांति श्री। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, नाम तो बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु से हैं, उन्हें पेरियार नजर नहीं आए। और पेरियार के राज्य से आने वाले विक्टिमहुड की बात करते हैं, जिन्हें पेरियार के बारे में पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह से वहां लड़ाई लड़ी थी। और दक्षिण में आज एक हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ये यूजीसी बिल जब आया तो उत्तर भारत में बहुत विरोध हुआ, दक्षिण में नहीं हुआ। क्यों? तो हमने कहा आपने बहुत सारा काम पहले कर लिया, उत्तर भारत में नहीं हो पाया। अभी उत्तर भारत में इसलिए नहीं हो पाया, वहां तो अलग तरह का है। तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी 10% लागू नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आबादी कितनी, पहले ये बताओ तब हम आरक्षण देंगे। आपको वहां विक्टिमहुड क्यों नहीं नजर आया, ये हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने लाल बाल पाल का जिक्र किया,
कि आरएसएस के लोग किसी से भेदभाव नहीं करते। हाय, मतलब ये जो पता ही नहीं था, बहुत सारे आरएसएस वालों को भी नहीं पता होगा जो इनको पता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि सबसे अच्छी बात मुझे आरएसएस की लगी कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते। दूसरा, वो सामाजिक काम बहुत ज्यादा करते हैं। आप कह रहे थे ना कि सड़क पर उतरकर विद्रोह क्यों नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर ज्यादा विद्रोह तेज होगा तो एक काम करने में महारत है, माफी मांग लेंगे। विद्रोह क्यों करेंगे? 100 साल बाद जब हम और आप यहां बात कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में संघ प्रमुख का कार्यक्रम, और वहां छात्र संघ के छात्र आंदोलन के लोग जब विरोध कर रहे हैं तो पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है। सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्यक्रम में यूजीसी का समर्थन कर दिया, पता कि नहीं? अच्छा, ये मेरे समझ नहीं आता कि देश चला कौन रहा है। जिल्ले इलाही कहते हैं कि इस देश में कोई जाति है ही नहीं, केवल गरीब और अमीर है। और आरएसएस प्रमुख कहते हैं 2000 साल तक हमारे लोगों ने जिनका शोषण किया उनको 200 साल तक आरक्षण तो देना पड़ेगा। मैं अगर वो पॉडकास्ट में होते तो उनसे एक सवाल पूछना था, किन लोगों ने शोषण किया? कौन है आपके लोग? वही जो आरएसएस प्रमुख बनते हैं। उनमें तो कोई डाइवर्सिटी आज तक नहीं आई। और आप कह रहे हो कि 200 साल तक तो हमें यह कहना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम देने वाले कौन हो? तुम तो छीनने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे एहसान पर बात करने ही नहीं आए। और उन्होंने कहा कि आरक्षण देना पड़ेगा, देने वाले नहीं। आरक्षण अगर किसी ने इस देश को दिया तो कोल्हापुर रियासत का एक छत्रपति शिवाजी का वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज ने दिया, फूले ने दिया, और संविधान बनाकर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। किसी के एहसान से आरक्षण मिला नहीं है, छीना है आरएसएस और बीजेपी ने। और इसलिए ये जो बात कह रहे थे कि ये जो शाखा लगाते हैं उनमें सब साथ में जाते हैं, तब मैं गूगल करने बैठ गया कि जेएनयू की शाखा में कौन जा रहा है। यहां का कोई प्रोफेसर तो उसमें दिखा नहीं। तो वहां पता चला, एक व्यक्ति ने, सर बहुत ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूं, उसने कहा जेएनयू में शाखा इसलिए लग रही है कि पहले एडमिशन नहीं, पहले शाखा में एडमिशन लो तब पीएचडी में एडमिशन होगा। पहले शाखा में एडमिशन लो तब जाकर के अपॉइंटमेंट होगा। वाइस चांसलर पूरे देश को यह मैसेज दे रही है कि अगर विश्वविद्यालय में तुम्हें परमानेंट होना है तो पहले शाखा में आना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा खतरा इस देश को है। विश्वविद्यालय नाम बना है विश्व से, यूनिवर्सिटी, और तुम्हारी किताबों में लिखा है आनो भद्रो कन्वर्तो दिमाग, दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दो, ज्ञान कहीं से आए ले लेना चाहिए। तुमने ज्ञान को भी लेफ्ट, राइट और सेंटर बना दिया, और उसके बाद तुम विश्वविद्यालय को भी मठ बना देना चाहते हो। हम उसके खिलाफ ये आवाज उठाते रहेंगे कि एक विचारधारा का प्लेसमेंट सेंटर नहीं है ये विश्वविद्यालय, ये सबके लिए होते हैं। और इसलिए जेएनयू के ऊपर हमला किया जा रहा है। जो ये शाखाएं पूरे देश में चल रही, दिल्ली विश्वविद्यालय, जितेंद्र मीणा आप बताइएगा जरूर, थोड़ा जोखिम उठाकर, हिंदू अध्ययन केंद्र खुला तो हवन किया था वीसी ने कि नहीं किया था? और आप सोच के बताना, इस देश में नमाज पढ़ने के नाम पर एक कैंपस में विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं? इसलिए आप जब बांट रहे हो, एक तो धर्म को अगर कैंपस में ले आओगे तो एक धर्म को क्यों ले आओगे? और हमने इसी बात को पूछा कि शाखा जब आपके यहां चली गई तो आप क्या चाहते थे, और उनके नजर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है? गलगोटिया। उससे अच्छा विश्वविद्यालय कोई नहीं मिलेगा। और अगर ये राज्यपाल बनकर के आपकी वाइस चांसलर कहीं गई, जिसके पूरे आसार हैं इस पॉडकास्ट के बाद, तो मेरा पूरा यकीन है कि गलगोटिया से वही वाली प्रोफेसर यहां लाई जाएगी जो चीन वाले रोबोट को ओरायन कुकुर बना करके पूरा देश में हल्ला मचा दी। उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। और वाइस चांसलर में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और गलगोटिया वालों से कौन बेहतर? अच्छा, उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली कि चीन का जो वहां का रोबोट है उसका भारत में नाम बदल करके कहा जाए मीट ओरायन। वो कुकुर को पता ही नहीं कि उसके नाम पर पूरे अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हमारे देश में हो गई। इस देश का सैंपल यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, जब उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो इनके मालिक जेल गए थे घूसखोरी भ्रष्टाचार में, और सरकार बदली और इस समय की सरकार से नजदीकी बढ़ी तो उस एआई समिट में सबसे बेस्ट पवेलियन के लिए पहले ही नॉमिनेटेड हो चुके थे, लेकिन सारी गड़बड़ी उसी प्रोफेसर ने कर दी जिसने उस चीन वाले कुकुर को इंडियन बता दिया। इसीलिए पत्ता कट गया।
आप ऐसा विश्वविद्यालय इस देश को देना चाहते हैं? आप जब भी यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरिए तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा उन्होंने लिखाया है एआई रिसर्च सेंटर। कितना करोड़ रुपया खर्च करते हैं। नेहरू प्लेस में ऐसे ही मिल जा रहा था। और तो और एक उसमें मिला कि एक पराठा बना है एआई से। आपने देखा कि नहीं वीडियो? सच से बताइएगा। आपने नहीं देखा ना? आप पीछे हैं, आप बहुत पीछे हैं। इसलिए जेएनयू वाइस चांसलर आपको बहुत आगे ले जाना चाहती हैं, वहां ले जाना चाहती हैं जहां एक पॉडकास्ट में एक आदमी अभी लेटेस्ट उसका आया है। मैं तो भाई देखिए पाखंड और अंधविश्वास का विरोधी हूं और इन्हीं कैंपसों ने यह सब बताया है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। ये तो महात्मा कबीर पहले ही कह दिया। तो वो पॉडकास्ट में बोल रहा है अगर आपका बच्चा परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है तो कांच की गिलास में गाय का दूध लीजिए, उसमें तुलसी दल डालिए और ये वाला मंत्र 21 बार पढ़िए, आपका बच्चा टॉप कर जाएगा। मुझे पता था कि इसका पहले प्लेसमेंट चीन में हुआ होगा। ये बहुत देर में यहां आया और ये खुलेआम आप देश में प्रचारित कर रहे हो अंधविश्वास और पाखंड। एक मध्य प्रदेश का उनका व्यक्ति है, उसने कहा गांव के बच्चों को जाके समझाते हैं, जहां गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां भुखमरी है, वहां जाके कह रहा है बेलपत्री पर शहद लगाकर एक जगह लगा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। वहां उसके साथ भी किसी ने गड़बड़ कर दी, एक अखबार में छपवा दिया कि उसका खुद का बेटा 8वीं में फेल हो गया। बाद में वो सफाई दे रहा था, नहीं बेटा फेल नहीं हुआ, पास हो गया। ये अपने बेटा बेटी को विदेश पढ़ाते हैं और आपके लिए जो डीयू और जेएनयू बचा था उसको बर्बाद कर रहे हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरे देश में बनाना चाहते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस देश में शिक्षा, कलम और किताब को बचाने की लड़ाई है। इसलिए बड़ी लड़ाई के लिए हम सबको तैयार होना है। मैं आखिर में कुछ बातें और जोड़ दूं। जब वो यूजीसी का जिक्र कर रही थी और वो कह रही है कि बहुत सीक्रेटली ये काम हुआ। देखा आपने सर, आपने पूरा उसका एआई से पूरा लिख के रखे हैं सर, अभी बड़ा उसका काम आने वाला है। और मैं तो कह रहा हूं उसको छपवा कर बंटवाइए। गुपचुप काम हुआ है यूजीसी का, क्योंकि उनको पीड़ा है कि यूजीसी ने जो बिल बनाया उस पर जेएनयू के वाइस चांसलर को बुलाकर राय क्यों नहीं ली। तो जो वो इंटरव्यू ले रही थी उनसे उन्होंने पूछा, अभी लोग डोबियाल साहब ने कहा ये किससे राय ली, हमसे तो ली नहीं। तो राय उन्होंने एक तो कंपनी से ली होगी, लेकिन संदीप भाई ने आधी बात कही, दूसरी राय आरएसएस से ली होगी, जहां से राय लेनी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ताकत दी गई है कि दूसरे ग्रुप का शोषण करें। अब मैं आपके डियर वाइस चांसलर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी ताकत दी गई? क्या यूजीसी की कमेटी में कोई भी पनिशमेंट देने का क्लॉज है क्या? आपने कह दिया सर, मैं उसे और आसान भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी में इंटरव्यू देने वालों को हिंदी से बड़ा प्रेम है, इसलिए आपकी बात को मैं हिंदी में वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या समता समिति के पास कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया क्या? हम तो यह कहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन इस सरकार का सबसे घटिया रेगुलेशन है। इसने जानबूझ करके ऐसा नियम बनाया जिससे एक भी एससी एसटी ओबीसी का कोई भला नहीं होने वाला था, इसीलिए ताकि एक तबके से पहले विरोध करवाओ, गाली दिलवाओ। जाति वाली गाली देखिए फिर याद आ गया, प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली दिलवाई, प्राइम टाइम डिबेट हुई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 75 साल पीछे जाने का उनको याद आ गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वाइस चांसलर को भी ब्लैक्स और वाइट याद आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वही याद आ रहे थे कि जैसे हम वहां तो नहीं जा रहे कि ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल, वाइट्स के लिए अलग स्कूल। अरे उनको ये पता नहीं कि ये देश ऐसे ही पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए बंटा था। ये तो शुक्रिया अदा करो बाबा साहब के संविधान का कि उन्होंने सबके लिए दरवाजा खोल दिया। इसी से आपकी वर्ण व्यवस्था ध्वस्त होती है और इसीलिए आपको मनुवाद की याद आती है। और इसीलिए उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम कहां भेदभाव बढ़ाने वाले नियम बना रहे हैं। और याद रखिएगा, मैं आखिर में एक बहुत गंभीर बात जो मैं देख पा रहा हूं और आपसे बेहतर बौद्धिक समुदाय कहीं नहीं होगा इस खतरे को समझने के लिए। बिहार के विधानसभा की कार्रवाई से अगर ब्राह्मणवाद शब्द को हटाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए और आज आपको ब्राह्मणवाद बोलने पर रोका जा रहा है और यूजीसी रेगुलेशन का विरोध केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें कहा गया कि एससी एसटी ओबीसी शामिल हो गया। ओबीसी नहीं होता तो देखते ही विरोध नहीं होता।
क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी की पीड़ा तो कभी उन्होंने जानी नहीं। इस देश में जब मंडल लागू हुआ तो ऐसे ही सड़कों पर इसी तरह के जातिवादियों का उत्पात सामने आया था, और मैंने नई वाली किताब में बाकायदे ये बात लिखी है। और जो मंडल का विरोध नहीं कर सकते थे वो कमंडल लेकर निकले। ये तो इतिहास है इस देश का। सरकार गिराई। इस बिल में भी अगर ओबीसी शामिल नहीं होता तो इसका विरोध नहीं होता, लेकिन इसको सरकार ने बनाया ही इतना वेग कि 10 में से 7 मेंबर तो उन्हीं के हो सकते। महा फ्रॉड बिल बनी है। मेरी बात मानिए, हम इसको लागू कराने की बात भले कह रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा वाहियात कोई बिल नहीं बन सकती। दिखने में उसका नाम है समता समिति, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला था। हम कहना चाह रहे हैं और सख्त बिल बनाओ और साफ बिल बनाओ, और उसमें एक बस क्लॉज रखना, जातिगत भेदभाव। बाकी के लिए तुम अलग कमेटी बनाओ, तब जाकर के हम मानेंगे कि तुम भला करना चाह रहे थे। दिव्यांग के लिए अलग से कमेटियां बनी होती है, महिला के लिए अलग से कमेटी बनी होती है। और इस पूरे प्रावधान में भाजपा सरकार ने साजिश की है कि अगर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जाति के नाम पर शोषण शिकार हुए थे तो इसमें आपने ईडब्ल्यूएस क्यों जोड़ा था? आपने इसमें एससी एसटी ओबीसी के बाद दिव्यांग और महिला क्यों जोड़ा था? हर कैंपस में इस तरह के आपके यहाँ जेंडर सेंसिटिव सेल होते हैं, आपके यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होते हैं, उसको और मजबूत कर देते। इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश है जिसको कोई समझ ही नहीं पाया। उन्हीं के लोग थे और उनको उन्होंने गिरा दिया। और क्या कह रहे हैं कि इस इर्रेशनल है और सरप्राइज्ड है वो कि इस तरह का कानून देश में चल कैसे चल सकता है। और अननेसेसरी थिंग, ये 3 शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे कि इसकी जरूरत ही नहीं। जब आप यहां पर बैठे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में कैंपस में कितना भेदभाव होता है। जेएनयू के लोगों, आप हमें बताना, आपका आंदोलन में हम आए थे जब आपने एक आंदोलन किया। जितेंद्र मीणा यहां बैठे हैं और ये जानते हैं कि एक आदिवासी लड़की को वाइबा में 1 नंबर दिया गया था। अगर उसे वाइबा में 3 या 5 नंबर दे दिया जाता तो उसका पीएचडी में एडमिशन हो गया होता। रिटन में उससे कम नंबर वालों को ज्यादा नंबर देकर एडमिशन लिया गया था। बताइए, आपने इसकी जांच की थी कि नहीं? आपने इस पर प्रोटेस्ट किया था ना? और उनको पता ही नहीं, ये अपने कैंपस को जानते ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। और तो और वो कह रहे हैं इसका ड्राफ्ट नहीं आया था। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना लगता है ऊपर से सीखा है उन्होंने। 25 फरवरी 2025 को यूजीसी ने ड्राफ्ट जारी किया। 8 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह की कमेटी ने उस अपने रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी को पब्लिक डोमेन में रखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है। और जो भ्रष्टाचार आपके यहां हो रहा है, आप दिग्विजय सिंह कमेटी का जो 38 पेज का उसकी समरी है और 114 पन्ने की उसकी फुल रिपोर्ट है, उसमें आप जाएंगे 15 नंबर और 16 नंबर पन्ने पर इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया है औसतन 5 लाख से 10 लाख रुपए में बीए की डिग्री अशोका, गलगोटिया और ये सारी यूनिवर्सिटी दे रही है। जेएनयू को बर्बाद करके वो महंगी शिक्षा देने के लिए वहां पर ले जा रहे। उसी कमेटी में रिकमेंडेशन है नैक की ग्रेडिंग के लिए घूस दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जो बनी थी उसने ये बात कही कि नैक की ग्रेडिंग के लिए घूस दिया जाता है। तो इसका मतलब घूस देने वाला कौन है? मेरिटधारी लोग होंगे। उनकी मेरिट पर हमें कोई शंका नहीं। इसलिए जो ये उन्होंने कहा, इस बात को यहां पर समझना होगा। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक शब्द प्रयोग किया, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। अब आप सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर कहता है कि बहुत सारे नक्सल गांवों में हैं और कुछ अर्बन नक्सल यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए हैं। और उसी तरह से इस पॉडकास्ट में कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इस देश में बढ़ रहा है। जो सोचेगा, जो समझेगा, जो सवाल करेगा, जो आरएसएस से बिना डरे सवाल करेगा, वो उनकी नजर में टेररिस्ट है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? और इसलिए आप इसका विरोध करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि यह, आप सोचिए, ड्रग शब्द का इस्तेमाल किया कि दलित लोग विक्टिमहुड के लिए, कि ऐसा लग रहा है एक नशे की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे वाइस चांसलर को अगर देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए हैं और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाइयों पर कोई अत्याचार मत करो, मेरे जीते जी कोई दलित भाइयों का अन्याय नहीं कर सकता,
उनको पहला काम करना चाहिए कि यह बयान देने वाले जेएनयू के वाइस चांसलर को तुरंत रिजाइन दिलवाना चाहिए, जो दलितों और पिछड़ों का अपमान करने की बात करता है। इसमें कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माफी वो भी मांग सकती हैं कि गलती हो गई, लेकिन हम नहीं चाहते। यह अपमान है उस पूरे इस देश के हजारों साल के संघर्ष का अपमान है। इस देश में जिस समाजवादी और सामाजिक न्याय के आंदोलन में स्वाभिमान आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन चला था, महात्मा ज्योतिबा फूले के आंदोलन को हम आत्मसम्मान आंदोलन कहते हैं। पेरियार के आंदोलन का नाम ही है स्वाभिमान आंदोलन। तो डिग्निटी का जिसका आंदोलन चला हो, आप उसे विक्टिमहुड की बात करके, यह इंटेलेक्चुअल आपके सामने सबसे बड़ा खतरा जो मैं देख पा रहा हूं, और इसीलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं। ये कह रही हैं कि इस यूजीसी के बिल से कुछ लोग परमानेंटली विक्टिम हो गए और कुछ लोग परमानेंटली एविल हो गए। कहां लिखा है इसमें? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इस कमेटी का चेयरमैन होगा, और देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 43-44 तो SC ST OBC वाइस चांसलर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी जितेंद्र मीणा बोलेंगे, एक भी प्रिंसिपल दलित पिछड़ा आदिवासी हो तो बताइए, वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा। वो क्या न्याय देगा SC ST OBC को? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल ही फ्रॉड है। और इस बिल को नाम बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि इसका नाम समता समिति। हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि समता समिति की जरूरत है, लेकिन ऐसे फ्रॉड समिति की जरूरत नहीं जिससे किसी को समता ही न मिल पाए, और आप नाहक इसका विरोध करवा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने गरीब ब्राह्मण का जिक्र किया, जहां मैं खत्म करना चाह रहा हूं। अपने पॉडकास्ट में उन्हें गरीब ब्राह्मण याद आ गया। हम लोग हिंदी में कहानी पढ़ा करते थे कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मुझे एक कहानी ऐसी नहीं मिली कि एक गांव में एक गरीब दलित रहता था, एक गरीब पिछड़ा रहता था, क्योंकि उसको मान लिया है तुमने कि वो गरीब ही रहता है। आप ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हो? हमने गांव में बचपन में सर एक चुटकुले के रूप में कहानी सुनी कि एक बार एक स्कूल में हेडमास्टर जब चेक करने आया, मैं आपके वाइस चांसलर की याद आ रही है उस हेडमास्टर से, कि बच्चों को जाके पूछा कि आपके बच्चों का इम्तिहान लूंगा। ये मिथकी चुटकुला है। और बच्चों को खड़ा करके पूछा कि बताओ शिव की धनुष किसने तोड़ी थी? तो एक सबसे शरारती लड़के के लिए दूसरा उसका दोस्त बोला, सर यही सबसे शरारती है, यही तोड़ा होगा। तो उसने कहा कि मतलब? तो उसने कहा नहीं सर, 2 दिन से मैं आया ही नहीं, मैं कैसे तोड़ूंगा? तब तक मास्टर जी आ गए। तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है आपके क्लास में? तो क्या हुआ सर? तो कहा कि हमने इन बच्चों से पूछा कि शिव की धनुष किसने तोड़ी, तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ी। ये कह रहा हमने नहीं तोड़ी। तो मास्टर बोल रहा है, छोड़िए सर, बड़े शरारती हैं, किसी ने तोड़ी दी होगी। ये चुटकुले चलते थे एक समय इस देश में। जब वो एक प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल, आपके घूसखोर वाइस चांसलर वाली बात से मुझे याद आया, प्रिंसिपल के पास जाकर वो शिकायत करता है कि आपके कॉलेज में, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि शिव की धनुष किसने तोड़ी। तो प्रिंसिपल कहता है कि सर ये इलाका ही बड़ा बदमाशों का है, कोई ना कोई तोड़ी दिया होगा, छोड़िए हम नई बनवा देंगे, आप इसको कुछ ले दे करके ऊपर बात मत पहुंचने दीजिए। हमने चुटकुले एक समय सुने थे। आप इस देश के कैंपसों को वहां ले जाना चाहते, आप यहां पर तर्क विवेक और वैज्ञानिकता नहीं चाहते, इसलिए आप कैंपस में सोचने समझने वालों को या तो रस्टिकेट करना चाहते हैं, या नौकरी से निकालना चाहते हैं, या उनका प्रमोशन रोकते हैं, या उनके ऊपर कमेटी बिठाते हैं ताकि वो अपने को बचाने में लगे रहें और उन बड़े सवालों तक कोई लड़ाई न जा पाए, जिसमें फीस महंगी की जा रही है, जिसमें हेफा बनाया जा रहा है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इस वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए कि मीडिया आपका मजाक उड़ाता है कि जेएनयू को पैसे की किल्लत है, इसलिए अपनी कुछ जमीन वो लीज पर रखना चाहता है और जेएनयू पैसा वहां से लेना चाहता है। बताइए, यही विश्वविद्यालय आपके देश को चाहिए था? 455 करोड़ रुपए लोन में हेफा के आपके विश्वविद्यालय हेफा बनाकर पिछले 5 साल में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन विश्वविद्यालयों पर आ गया। विश्वविद्यालय मुनाफा के अड्डे बन गए। और आप हर विश्वविद्यालय में, देश भर में केवल जेएनयू ही है, डीयू में अब वो लड़ाई नहीं हो पा रही है। और डीयू में प्रॉक्टर 1 महीने के लिए कह रहा है कोई नारेबाजी नहीं होगी। जब वहां पर यूजीसी के विरोध में आंदोलन हुआ तब सबको अलाउ था, जब यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हुआ तो चीफ प्रॉक्टर की नोटिस आ गई, जेएनयू वालों आपके ऊपर बस ये आखिरी कुछ हमले इसलिए हो रहे हैं कि आप हार गए तो पूरे देश में शिक्षा की लड़ाई हार जाएगी। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। जेएनयू इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि भाजपा जहां जहां हारती है छात्र संघ चुनाव, वहां छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में कोई छात्र संघ चुनाव नहीं होता, और जहां वो हारते हैं वहां चुनाव ही नहीं कराते, क्योंकि वहां अभी भी चुनाव ईवीएम से नहीं होता और एसआईआर उसमें हो नहीं पाता, इसलिए वो चुनाव हार जाते। और आप किसी तरह लड़कर बचाए हुए हो, इसलिए मैं जाते जाते इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आज इस देश में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसको लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस जंग को तब तक लड़ना चाहते हैं जब तक कलम और किताब हर हाथ में पहुंचे। ये लोग, सारा गणवेश तो विदेशी है, टोपी का रंग काला है, नाम स्वदेशी का, और लाइफ इंश्योरेंस में भी 100% एफडीआई खोल दिया, आत्मनिर्भर का नारा दिया और चीन से व्यापार बढ़ा दिया। अभी तो एक फाइल खुली है, अभी तो जाने कितनी फाइल खुलनी बाकी है, लेकिन ये लोग नैतिकता का, मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब में जो बात कही है वहीं से अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि एक जमाने में जब हजरत मूसा जनगणना के लिए जा रहे थे तो वो एक तंबू बनाया उन्होंने कि ये पवित्र तंबू होगा और इस पवित्र तंबू पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उससे मैंने एक प्रतीक लिया और मैंने कहा कि आज इस देश में 2 तंबू तान दिए गए हैं, एक राष्ट्र का और एक धर्म का। जब भी इस देश का कोई नागरिक अपने नागरिक हक के लिए सवाल करता है तो राष्ट्र का तंबू खतरे में आ जाता है, और जब भी इस देश के दलित पिछड़े अपने सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हैं तो धर्म खतरे में आ जाता है। इसलिए इन फर्जी तंबुओं को ये बात कहने की जरूरत है कि इस देश को, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने, इस देश के कमेरा लोगों ने, इस देश के मेहनतकश लोगों ने, संविधान में यकीन रखने वालों ने इस देश में समानता की लड़ाई लड़ी, और समता और न्याय जब तक नहीं होगा ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। और संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने वाले लोग आज हुकूमत में हैं तो अपने एक व्यक्ति को खुद ही वीर साबित कर रहे हैं। तुम्हारे वीर कहने से कोई नहीं होगा, हुकूमत बदलेगी, तुम्हारा वीर फिर वापी वीर हो जाएगा। हम जिसको वीर कहते हैं वो शहीद आजम भगत सिंह है, वो बाबा साहब अंबेडकर है, वो डॉक्टर लोहिया है, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश को इतना समता और न्याय दिलाया था। हम जेएनयू को भी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, हम शिक्षा को भी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, और ये बात कहते हुए कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।